So next is clauses under marine insurance. So there are different type of clauses that are mentioned under marine insurance, and the first one is valuation clause, at and from clause, sue and labor clause, warehouse to warehouse clause, change in voyage, touch and stay clause, inchmery clause, jettison memorandum clause, and collision or running down clause. So we will learn one by one. So first is valuation clause. So the value of so under it, the value of the subject matter, that is value of the goods, are mentioned on the contract, that the particular amount of goods are being transferred from the point of origin to the point of destination. And why the value is mentioned, because so that the insured do not exceeds the amount of the value to be claimed from the insurance company if in case the loss happens to him. So under it, सो ये इसलिए बनाई गई है वैल्यूएशन पॉलिसी, ताकि अगर जो है किसी ही ट्रांसपोर्ट किसी पार्टी को लॉस हो जाए, जब उसके गुड्स जो हैं वो हमने जो उसके गुड्स हैं अगर उनको भेजते हुए कोई लॉस हो गया है तो उस केस में जो है उसके गुड्स जो हैं एक पर्टिकुलर जो उसका क्लेम है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड ना करे, सो ताकि जो है वो अनवांटेड क्लेम ना ले इंश्योरेंस कंपनी से। सो इंश्योरेंस कंपनी ने ये क्लॉज बनाया है अपने फेवर के लिए, ताकि उनको ज़्यादा क्लेम ना देना पड़े और उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट का ही क्लेम देना पड़े। ये तो जनरली सी बात है, क्योंकि जब भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी भी परचेज़ करते हैं किसी टाइप की, तो उसमें उस इंश्योरेंस पॉलिसी में ये मेंशन्ड होता है कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है फॉर 10 lakhs है, फॉर 20 lakhs है और फॉर 15 lakhs है, ताकि जब भी कोई मिस हैपनिंग हो तो सिर्फ जितने टाइप की वो पॉलिसी हमने परचेज़ की है उतना ही हमें पे करना पड़े, उतना ही इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़े, उससे ज़्यादा का पे ना करना पड़े, और हम भी उतने ही हिसाब की पॉलिसी लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम प्रीमियम पे कर सकते हैं। सेकेंड है एट एंड फ्रॉम क्लॉज। एट एंड फ्रॉम क्लॉज रेफर्स टू द टाइम व्हेन द रिस्क कमेंसेस, यानी कि जब से रिस्क स्टार्ट हुआ। सपोज़ इंडिया से हम गुड्स को भेज रहे थे, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे थे हम अपने वाटरवेज से। सपोज़ इंडिया से जाते हुए उसे बीच में किसी एक पोर्ट पर उसे जो है लॉस होना स्टार्ट हुआ। सो उस लॉस से जहाँ तक उसको वो लॉस कंटिन्यू हुआ, उस पॉइंट के लॉस को हम क्या है एट एंड फ्रॉम क्लॉज के अंडर कंसीडर करेंगे। इफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी states the word at and from Madras, it means risk is covered when the ship is at Madras port, and it also when it leaves the port. This cause applies to hull and freight insurance, और ये hull और freight insurance के लिए यूज़ होता है। sue and labor clause, this clause enable the insured and the insured to save the subject matter of insurance from the any type of loss। ये उसको किसी भी टाइप के लॉस से बचाता है। इफ़ द इंश्योर्ड स्पेंड सम मनी इन अटेम्प्ट टू सेव द गुड्स, अगर इंश्योर्ड को कुछ भी टाइप ऑफ रिस्क जो है, अगर अपने गुड्स को बचाते हुए किसी भी टाइप ऑफ कोई उसको कुछ स्पेंडिंग करनी पड़ी है, कुछ उसको चार्जेस इनकर हुए हैं उस अपने गुड्स को बचाते हुए, तो वो अपने जो चार्जेस है वो क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी से, और ये बता सकता है कि पर्टिकुलर रिस्क से बचाने के लिए उसने अपने गुड्स को जो है वो ये चार्जेस पे किए हैं अपने गुड्स को बचाने के लिए, ये ताकि उसके गुड्स स्पॉइल ना हो, लॉस्ट ना हो, तो वो चार्जेस वो अपने जो है वो क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी से। The act of saving subject matter on minimizing losses does not amount to deviation of the contract and it will not be void। अगर वो स्पेंडिंग करता है अपने गुड्स को बचाने के लिए तो ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है, और इंश्योरेंस कंपनी को उसे ये पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने हैवी लॉस से बचाने के लिए कुछ मिनिमम एक्सपेंसेस किए हैं ताकि उसके गुड्स को हैवी लॉसेस ना हो, और इंश्योरेंस कंपनी भी ये मान लेगी कि उसने अपने गुड्स को हैवी लॉसेस से बचाने के लिए एक बहुत मिनिमम चार्जेस पे किए और उसको वो चार्जेस बाद में इन रिटर्न पे कर देगी। Next is warehouse to warehouse clause. This clause covers the risk from warehouse of the shipper to the consigner
टू द वेयर हाउस ऑफ द डेस्टिनेशन, यानी कि इसमें वेयर हाउस टू वेयर हाउस, हमारे वेयर हाउस से यानी कि जो एक्सपोर्टर है उसके वेयर हाउस, इम्पोर्ट जो एक्सपोर्टर है उसके वेयर हाउस से लेकर इम्पोर्टर के वेयर हाउस तक पहुंचने तक जो भी अगर कुछ भी लॉस होता है तो उस लॉस को हम वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज के अंडर कवर करते हैं। कवर्स द लॉस एट द लैंड एंड ऑल्सो, और इसके अंदर लैंड या सी में, अगर कोई सी में कोई उसको लॉस हुआ है वो भी कवर हो जाएगा वेयर हाउस टू वेयर हाउस में। अगर उसके लैंड्स जो हैं सी से डिलीवर होने के बाद वेयर हाउस से पहुंचने से पहले अगर उनको कोई लॉस हो गया है तो वो भी कवर हो जाएगा। The risk of taking goods to the port from sender's warehouse to the arrival of the goods at the receiver's warehouse is covered. This clause saves the shipper from the lots of troubles, and he is sure of the safe arrival of the subject matter not only at the port but also at the warehouse। और इसमें जो है, जो हमारा जो इंश्योरर है वो अपने गुड्स के रिगार्डिंग सेफ़ रहेगा, यानी कि उसकी सेफ्टी के रिगार्डिंग वो सेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके गुड्स जो हैं वो सेफली पहुंच जाएंगे वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज के अंडर अगर उसने पॉलिसी ली है। Because it not only covers the loss that is caused from the sea but also undertakes the risk that is caused after the goods landed on the land। चेंज इन वॉइज क्लॉज। सो चेंज इन वॉइज का मतलब क्या है कि हमारी जो वॉइज पॉलिसी है उसके अंडर एक डिटेल्ड रूट भी मेंशन्ड होता है कि ये एक पर्टिकुलर रूट से अपने गुड्स को लेके जाएगी। सो बेसिकली अगर शिपिंग कंपनी जो है या वो अपने उस रूट को फॉलो नहीं करती है वो उस रूट को फॉलो करना उसको ज़रूरी है, लेकिन अगर शिपिंग कंपनी जो है उस रूट को फॉलो नहीं करती है और उस रूट से चेंज होकर किसी दूसरे रूट से जाती है तो इस पॉलिसी को हम जो है कह सकते हैं कि इस पॉलिसी का प्रॉपर यूज़ नहीं हुआ है, और उस केस में जो है जो इंश्योरर है वो लायबल होगा, अगर वो खुद लायबल हो जाएगा अगर उसके गुड्स किसी भी लॉस या किसी भी मिस हैपनिंग को मीट करते हैं। सो अंडर वॉइज चेंज इन वॉइज पॉलिसी अगर किसी टाइप ऑफ कोई भी चेंज हमारी शिपिंग कंपनी ने यूज़ किया है गुड्स को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हुए तो हम और उसको लॉस हो गया उस डेस्टिनेशन तक पहुंचते हुए, तो उस केस के अंडर हम उसको क्लेम पे नहीं कर सकते क्योंकि उसने मेंशन्ड रूट को अप्लाई नहीं किया था। टच एंड स्टे क्लॉज, द शिप would go and stay only at the ports that are mentioned in the policy। टच एंड स्टे क्लॉज का मतलब है कि हमारी शिप उन्हीं पोर्ट्स पर रुकेगी जहाँ पर जो कि उसकी पॉलिसी के अंडर मेंशन्ड है। अगर वो किसी भी और दूसरे पोर्ट पर रुकी है विदाउट द स्पेसिफिक रीज़न, यानी कि उसको रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं रुकती तो उसको कुछ मेजर लॉस हो जाता। अगर वो उस जस्टिफाइबल रीज़न के कारण नहीं रुकी है और ऐसे ही रुक गई है किसी भी और पोर्ट पर जो कि मेंशन नहीं था उसकी पॉलिसी के अंडर, तो हम उसको क्या कहेंगे, वोलेशन कहेंगे। किसका वोलेशन कहेंगे? टच एंड स्टे क्लॉज का वोलेशन कहेंगे। इंच मेरी क्लॉज, अंडर दिस अंडर दिस क्लॉज एनी लॉस कॉस्ट टू द नेग्लिजेंस, अगर हमारे क्रू के यानी कि हमारे शिप के मास्टर के नेग्लिजेंस के कारण अगर हमारे गुड्स को कोई लॉस हो गया, सपोज कर उसकी लोडिंग अनलोडिंग में उसे किसी तरीके का कोई लॉस हो गया है, तो वो इस क्लॉज के अंडर हम कवर करते हैं। और ये क्लॉज सबसे पुराना क्लॉज है बिकॉज ये 1857 से यानी कि ओल्ड एज से हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं। और इसके अंडर जो है, बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसके अंडर जो है हमारे जो है प्रिल्स ऑफ सी जो है वो नहीं कवर होते हैं। एंड लेटर ऑन अंडर राइटर्स इंक्लूडेड दिस क्लॉज इन मरीन इंश्योरेंस। सो बेसिकली इसके अंडर जो है द शिप वॉज डैमेज बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द क्रू एंड द इंश्योरेंस कुड नॉट गेट द क्लेम बिकॉज इट वॉज नॉट कवर्ड अंडर द मरीन प्रिल्स। सो इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर मरीन प्रिल्स को कवर नहीं किया जाता। सो दैट इज़ वाई हम जो है इस क्लॉज को परचेज़ नहीं करते, बिकॉज जो हमारे सी प्रिल्स हैं यानी कि जो साइक्लोन्स हैं या जो कोई टॉर्नेडो है या कोई जो वाटर के बॉन्ड डैमेजेस हैं, अब वो ही कवर नहीं हो रहे, तो ये पॉलिसी या ये क्लॉज लेने का हमें कोई बेनिफिट नहीं है। जेटिसन क्लॉज, जेटिसन मतलब कि पुराने टाइम में क्या होता था कि शिप को डूबने से बचाने के लिए जो था क्रू क्या करता था, उसके गुड्स को जो था वो ज़बरदस्ती
पानी में फेंक देता था ताकि उसके जो वो जो शिप का जो जो वेट है वो बैलेंस हो सके। इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड द मरीन प्रिल्स, अगर क्योंकि अगर सपोज़ करो वो कि कोई वेव आ रही है और उस वेव पे बैलेंस करने के लिए एक साइड कुछ ज़्यादा वेट हो रहा है, सो नेचुरली हम उस वेट को कम करने के लिए जो है कुछ गुड्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अगर उससे भी बात नहीं बन रही तो उन गुड्स को हम फेंक देंगे जहाँ पर वेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ताकि हमारी जो शिप है हम उसे बचा सकें डैमेजेस से जो कि उसको हो रहे हैं। द लॉस इज caused by jetsoning is covered under the general clause, memorandum clause. Sometimes perishable goods are also subject matter of insurance, so memorandum clause is used to save the insurance from paying in small losses of perishable goods. The insurer is not liable for the partial losses. However, the general losses or the ship is stranded and the insurer will be liable to pay the losses. सो बेसिकली इसके अंदर पेरिशेबल गुड्स को कंसीडर किया जाता है, यानी कि पेरिशेबल गुड्स को अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस के अंडर ये क्लॉज जो है वो वर्क करता है। और इसमें जो है लॉ गुड्स को जो है 50% ही उसका क्लेम जो है वो क्लेम ले सकता है इंश्योरर, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स हैं वो अगर ज़्यादा दिन तक वो अगर ज़्यादा दिन तक वो वैसे भी यूज़ नहीं हो सकते। सो अगर वो उसको कोई और लॉस हो जाता है, यानी कि वो और अगर उसको कोई और तरीके का लॉस हो जाता है तो उसको पे करने के लिए ज़रूर लायबल है। बट अगर उसको डिले इन द जर्नी के कारण कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को पे करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोलिजन और रनिंग डाउन, दिस क्लॉज विल कवर इफ़ द शिप्स कोलाइड विद ईच अदर। अगर शिप्स आपस में कोलाइड कर जाती हैं, अगर दो शिप्स आपस में कोलाइड कर जाएं तो उसके लॉस को बचाने के लिए हम ये वाला क्लॉज यूज़ करते हैं, दैट इज़ कोलिजन और रनिंग डाउन क्लॉज। नॉर्मली द शिप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलिजन इज सपोज टू कंपनसेट ईच अदर फॉर द डैमेज। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर दो शिप्स जो हैं वो कोलिजन कर गई हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर गई हैं, तो इसमें दोनों को एक दूसरे के लॉस को बियर करती हैं। But the insertion of this clause will enables the insurance company to compensate the 3/4 of the loss suffered by the insured। और इसमें क्या है कि वो 3/4% जो है वो लॉस को बियर करती है, क्योंकि उसका कलीजन जो है वो क्योंकि ये उसकी पॉलिसी के अंडर मेंशन्ड है।